friends, welcome to my channel Learn Science with Kiran. I hope you all will be fine. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इस टॉपिक को आज की वीडियो में देखने के बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं बहुत ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है उससे डिस्कस करने से पहले कुछ और बातें हैं जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, तो पहले मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, वो सब की सब, ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है, अगर कोई आपको कहे कि डिफाइन एटम, तो आप एटम को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से एटम की डेफिनेशन करनी है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड ऑल द यू कैन से कि ऑल द थिंग्स विच आर अराउंड अस दे आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, एक बात आप लोगों को ये क्लियर हो गई है। अब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं दे ऑल आर मैटर। ठीक है, मैटर भी शायद आप लोगों ने, या शायद नहीं बल्कि यकीनन आप लोगों ने पहले डियर स्टूडेंट्स मैटर की टर्म भी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ जो कि जिसका वेट होता है और जो विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट, उसको कहा जाता है मैटर। ठीक है, और जो मैटर है उसकी थ्री टाइप्स भी आप लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि मैटर की थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं, वाटर, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, सो अब आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो हर चीज़ है वो मैटर है, और जो मैटर है दे आर मेड अप ऑफ एटम। और अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन मैटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अच्छा जी, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो एटम होता है वो थ्री पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। ठीक है, और जिन तीन पार्टिकल के मिलने से एटम बनता है हम उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और वो जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन पे चार्जेस क्या क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, electrons have negative charge, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकती हैं कि P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो चार्ज। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। सो आप लोगों ने याद रखना है कि जो एटम है वो तीन पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, और वो जो तीन पार्टिकल्स हैं दे आर नाउन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो तीन कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब ये कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से लार्जर होता है, यू कैन से ग्रेटर होता है 1837, मतलब 1837 गुना ज़्यादा, मतलब यू कैन से ग्रेटर होता है प्रोटॉन एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन का जो उसका, यू कैन से कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये पी फॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एटम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और बनाते हैं एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस वैसे भी न्यूक्लियस का मतलब ही सेंटर वाली, सेंटर है। सो
द प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, और ये यू कैन से कि ये बनाते हैं न्यूक्लियस। क्लियर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं, और जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, दीज पाथ्स आर नाउन एज ऑर्बिट्स। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आप लोग देख लें कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनता है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो किसी भी एटम में इक्वल होते हैं। ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा ग्रेटर यू कैन से होता है। और अगर हम लोग बात करें कि इनकी लोकेशन की, इनकी पोजीशन की, कि एटम में ये पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो भी आप लोग देखें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं और एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं, और जिन पाथ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे दे विल बी नाउन एज दी ऑर्बिट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब एटम के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, और वो ये कि ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन एटम। अब आप कहोगे कि एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसे? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता? यस स्टूडेंट्स, इट इज़ पॉसिबल, और वो किस तरह से पॉसिबल है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन भी 4 हैं, +4, और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 4 हैं। ठीक है। तो अब आपको पता है कि +4 और -4, ये तो मैथमेटिकल एक रूल है ना, कि अगर वैल्यूज सेम होती हैं बट सिंबल्स चेंज होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। और आंसर देखें क्या आएगा? 0। तो 0 किसको शो करता है? नो चार्ज। सो ओवरऑल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन हो कि एटम के ऊपर कोई चार्ज हो, तो वो कंडीशन किस तरह से आती है और उस वक्त एटम को क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ओवरऑल वैसे एटम पर कोई चार्ज नहीं होता जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के इक्वल होते हैं, तो ये कंडीशन लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है कि एटम के ऊपर नहीं कोई भी चार्ज होता उस वक्त जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल हों। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि जो एटम होता है उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज उस वक्त नहीं होता जब एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। ठीक है। लेकिन जब किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते तो एटम के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है। और जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो उस वक्त हम एटम को आयन कहते हैं। ठीक है। तो एटम के ऊपर दो ही चार्ज हो सकते हैं, या तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर होगा नेगेटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर समटाइम्स ऐसा हो कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। मतलब ये कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर किसी भी एटम में ज़्यादा हो जाएं, तो अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? जी, अब उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो क्लियर सिचुएशन है ना। आपने मैथमेटिकली भी अगर मैं इसको देख करूँ तो मैं भी आपको बताती हूँ। जस्ट इमेजिन कि किसी भी एटम में 4 प्रोटॉन हैं। ठीक है। और 5 हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन उस एटम में ज़्यादा है, और जब उस इलेक्ट्रॉन में उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा तो आपको पता है नेगेटिव आइन उसके ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है। तो दैट एटम विद नेगेटिव आइन इज़ नाउन एज एन आइन। ठीक है। और अगर इससे ऑपोजिट पोजीशन हो, ऑपोजिट कंडीशन हो, किस तरह से कि किसी भी अगर एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से, दैट एटम विल बी नाउन एज कैटाइन। आई होप कि आप लोगों को आइन की जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एनाइन और कैटाइन, वो क्लियर हो गया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को एनाइन और कैटाइन में डिफरेंस मतलब मुश्किल होती है समझना, भूल जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि
एटम को एनाइन, एक आइन जो है वो एनाइन उस वक्त होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और कैटाइन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट एटम विल बी नाउन एज, दैट आइन विल बी नाउन एज कैटाइन। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की बात हो रही है, तो अब हम लोग ये भी बात इसी वीडियो में मैं आपको मतलब लाजमी है ये बताना भी एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि एटम की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो आप लोगों ने कहना है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी प्रोटॉन उस एटम में मौजूद होंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है, कैपिटल जी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और एक एग्जांपल के साथ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो ये कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने होते हैं, 1, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर हाइड्रोजन का जो मतलब एटम है उसमें एक प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 1 होगा। अब मैं बताती हूँ कि एटॉमिक नंबर के अलावा एक और टर्म भी एटम के साथ, एटम से रिलेटेड जो वो यूज़ होती है, एंड दैट इज़ द मास नंबर। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम का एक और जो एटॉमिक नंबर के साथ टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ द मास नंबर, ठीक है। मास नंबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी कहलाता है, ठीक है, नॉट द एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज़ ऑल्सो नाउन एज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो है ये किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने बात की है एग्जाम्पल में कार्बन की। कार्बन एटम में जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 6, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी कितने हैं, 6, ठीक है। अब कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 होंगे, तो फिर कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि जो मास नंबर है वो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। द मास नंबर ऑफ एनी एटम इज़ 12, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया गया था, जेड से रिप्रेजेंट किया गया था, तो मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी टॉप टर्म्स आप लोगों के साथ क्लियर की हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, आइन, एनाइन, कैटाइन, और उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर, मैंने तमाम टॉपिक्स को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अलावा भी कोई टॉपिक ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगी। और अगर तो पसंद आई है आपको मेरी वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।